नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आज के टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये एक लॉन्ग आंसर तो है ही, इसके साथ साथ आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी मिलेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश ने व्याकरण के कारणों अपभ्रंश ने व्याकरण के कठोर बंधनों को नकार दिया। शायद इसीलिए विद्वानों के द्वारा इसे अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ माना गया। बाद में अपभ्रंशों से ही पुरानी हिंदी, डिंगल, पिंगल, ब्रज, राजस्थानी आदि का विकास हुआ। दोस्तों, यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण है उसका मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी को विद्यापति ने देसी भाषा या अवहट कहा। यहाँ पे प्रश्न आता है कि देसी भाषा या अवहट की संज्ञा किसने दी, का नाम किसने दिया? तो यहाँ पे आंसर होगा विद्यापति। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे संध्या भाषा की संज्ञा दी। इसी से आधुनिक खड़ी बोली विकसित हुई है। खड़ी बोली का साहित्यिक और मानक रूप आज भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है। अवहट में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य रचा गया। बौद्ध धर्म के विभाजन स्वरूप हीनयान, महायान, मंत्रयान, सहजयान एवं व्रजयान आदि का प्रादुर्भाव हुआ। सिद्धों का साहित्य दूहा या दोहा रूप में उपलब्ध है। सिद्धों की धर्म संबंधी मान्यताओं का प्रभाव आगे आने वाले संतों के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। सिद्धों में सरहप्पा, लुइप्पा आदि के नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। सिद्धों की संख्या 84 माने गए हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सिद्धों की संख्या कितनी है? ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ईसा की 8वीं सदी में सिद्धों के पश्चात व्रजयान से नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ। नाथ हठयोग के मार्ग का प्रतिपादन करते थे और सदाचार का पालन करने पर जोर देते थे। नाथपंथी योगी कनफटे कहलाते हैं। नाथों की भाषा पुरानी पश्चिमी हिंदी है, जिसका विकास नागर अपभ्रंश से हुआ तथा जिसका विकसित रूप सुधक्कड़ी कहलाता है। नाथ साहित्य में गौरखपंथी साहित्य की रचना हुई। इस पंथ के प्रसिद्ध आचार्य गोरखनाथ का प्रभाव आगे चलकर कबीर आदि संतों पर विशेष रूप से पड़ा। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ या इन्हें मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है के शिष्य थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर गोरखपुर उनके नाम से ही प्रसिद्ध है। नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं गोरखनाथ की वाणी, गोरख बोध, गोरख सार, गोरख योग आदि उल्लेखनीय हैं।
भाषा की इस विकास यात्रा में जैन आचार्यों द्वारा रचित साहित्य का भी महान स्थान है। जैन अपभ्रंश साहित्य में महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तक आदि लिखे गए हैं। इनमें से कुछ रचनाकार निम्न प्रकार के हैं: स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य देवसेन और आचार्य हेमचंद्र। स्वयंभू का काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। आचार्य स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। राम कथा पर आधारित उनकी रचना पौमचरियु पद्मचरित अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। इसे जैन रामायण भी कहती हैं। पुष्पदंत का जो समय है वो 11वीं शताब्दी माना जाता है। पुष्पदंत ने 2 खंडों में महापुराण की रचना की, जिसके प्रथम खंड में जैन तीर्थकारों के रचित और उनके द्वितीय खंड में रामायण एवं महाभारत की कथाएं जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार संशोधित करके लिखी है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। आचार्य देवसेन का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन आचार्य देवसेन ने श्रवकाचार के रचयिता आचार्य देवसेन का नाम भी जैन लेखकों में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। देवसेन ने श्रवकाचार की रचना की। आचार्य हेमचंद्र का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है और इन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन आचार्य हेमचंद्र ने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना करके महत्वपूर्ण कार्य किया। भाषा सतत परिवर्तनशील होती है। कोई भी भाषा जब साहित्यलंब होकर प्रतिष्ठित होती है तो वह व्याकरण के नियमों में श्रृंखलाबद्ध होने लगती है और धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव होने लगता है। अपभ्रंश के ही उत्तरकालीन या परिवर्तित रूप को अवहट्ठ नाम दिया गया। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ठ कहा। अवहट्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। अवहट्ठ को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। पुरातन प्रबंध संग्रह की कतिपय अनुश्रुतियों नाथ और सिद्ध साहित्य, नेमिनाथ, चौपाई, बाहुबली रास आदि के अलावा संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोडाकृत राउलबेल की भाषा को भी अवहट्ठ माना गया। सन 1000 ईस्वी के आसपास रचित अपभ्रंश साहित्य में देसी शब्दों का प्रयोग इतना अधिक होने लगा था कि हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाममाला में संग्रह करना उचित समझा। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को
लक्ष्य कर महापंडित राहुल संस्कृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी विद्वानों ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। अतः हम कह सकते हैं कि सन 1000 ईस्वी के लगभग साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। यह हिंदी अपभ्रंश या अवहट थी। यही साहित्य की भाषा बनी। पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश या अवहट से ही हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता के बारे में। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो ये उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।